दोस्तों, बिहार का एक नौजवान लड़का जो कि किसी कारण से अपने घर से भाग जाता है। माता पिता रोते हैं, बिलखते हैं, उसे ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनका लड़का दिल्ली में है, अच्छा खासा कमा रहा है, वो पैसे भी घर पर भेजने लगता है। माता पिता निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि चलो किसी ना किसी दिन तो घर पे आएगा ही। लेकिन दोस्तों, अब उनको क्या पता कि वो लड़का वहां पर कर क्या रहा है। उस लड़के ने दरअसल किसी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। और उसके बाद जब 2 साल बाद वो अपने घर को आता है तो दोस्तों, उसकी हालत देखकर उस माता पिता की हालत ख़राब हो जाती है। वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ लूट चुका था, बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, आखिर क्या कुछ होता है, वो लड़का कौन था, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के चंपारण जिले की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, बात है 2019 की। 12वीं का वो पेपर देता है, उसे उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अब वो फेल हो जाता है। और इसी वजह से जहां पर उसे पता चलता है, जिस कंप्यूटर सेंटर पे, कि वो फेल हो चुका है, तो वो शर्मिंदगी के मारे या डर के मारे अपने घर वापस नहीं आता है। वहीं से वो दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाता है, 2-4 दिन इधर उधर भटकता है और तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम हरीश कुमार होता है। हरीश कुमार का होटल का कारोबार था। वो एक होटल में काम मांगने के लिए गया ही था कि तभी उसकी वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। हरीश कुमार उससे सब कुछ पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, सारा कुछ बताता है। सुनील हरीश कुमार को पसंद आता है, वो उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं। उसको गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाते हैं और फिर वहाँ से वो एक फार्म हाउस पर लेकर जाते हैं जो कि दिल्ली के किसी बाहरी इलाके में था, नजफगढ़ साइड में था। तो जो फार्म हाउस था वहाँ पर वो 3 एकड़ का फार्म हाउस था, अच्छा खासा फार्म हाउस था। बीचों बीच उसके एक बंगला था, 2 मंजिला इमारत थी। उसी के अंदर पार्क था, स्विमिंग पूल थे, झूले थे, बाग बगीचे सब कुछ थे। और एक कोने में स्टाफ के लिए भी घर बना हुआ था, जहाँ पर गार्ड रहते थे, माली रहता था, खाना बनाने वाला रहता था। तो उस बंगले के उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और जैसे उनकी गाड़ी उस बंगले के बाहर खड़ी होती है, वैसे ही एक महिला आती है। उसका नाम सुमित्रा होता है। वो हरीश कुमार की पत्नी होती है। जब वो महिला हरीश कुमार को देखती हैं, फिर रोने लगती हैं और कहती हैं कि आज तो बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दिन भर आपको ही वो रटती रही कि पापा को बुला दो, पापा को बुला दो। और क्या होगा, कोई इंतज़ाम वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। वो भी दोस्तों, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं। एक बड़े से कमरे के कोने में बेड रखा हुआ था, वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि की उम्र 24 साल की थी। उसके साथ एक नर्स थी जो कि उसकी सेवा पानी कर रही थी। दोस्तों, दरअसल जो रश्मि थी वो बीमार थी, उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। अब पता नहीं कैसे खराब हो गए, लेकिन ख़राब हो गए थे। 1 साल से वो डायलिसिस पर चल रही थी। हफ्ते में 3-4 दिन उसका डायलिसिस होता था। और अगर गुर्दे जो है उसके प्रयास में लोग काफ़ी लगे थे, कई हॉस्पिटल से बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई डोनर या दानदाता नहीं मिल रहा था। और इस वजह से दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती चली जा रही थी। जब वो उस कमरे में जाते हैं तो जो सिस्टर थी जो उसकी देखभाल कर रही थी, जिसको उन्होंने दवा पानी के लिए रख रखा था, तो सिस्टर एक साइड में हो जाती है। रश्मि अपने पिता को देखती है तो दोस्तों वो रोने लगती है, उन्हें अपने पास बुलाती है। हरीश कुमार उसके पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं। वो रोती है, कहती है कि पापा आप दिन भर चले जाते हो, एक दिन मैं ऐसे मर के पड़ी रहूँगी और आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। वो दोस्तों उसे तसल्ली देते हैं कि बेटा ऐसी बात मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उन्हें भी पता था कि बस जो भी चल रहा है इसका अंतिम चल रहा है और ठीक होने की उम्मीद जो है 2-4% ही बची थी। फिलहाल वो ज़्यादा देर वहाँ पर बैठते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ पर बैठने और बात करने का मतलब था कि इन्फेक्शन और फैल जाना। डॉक्टर ने मना कर रखा था। इसीलिए दिल्ली में भी उनका मकान था, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण से, उसके पॉल्यूशन से, भीड़ भाड़ से बचाकर उसको वो अपने फार्म हाउस पर लाकर रख दिए थे, जहाँ पर
ताज़ा और शुद्ध हवा मिल रही थी और वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो वहाँ पर वो पिछले 1 सालों से रह रही थी। जब सुनील को सुमित्रा देखती हैं, यानी हरीश कुमार की पत्नी देखती हैं, तो पूछती हैं ये कौन है। वो कहते हैं कि मैंने इसे काम पर रखा है और ये तुम लोगों की मदद किया करेगा। उसके बाद जब सुनील को पता चलता है कि ये जो लड़की है इसके गुर्दे खराब हो गए हैं, तो दोस्तों वो घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो उसके साथ धोखा हो और कहीं उसके ही गुर्दे निकाल कर इस लड़की को ना लगा दें, क्योंकि उसने सुन भी रखा था। फिलहाल शाम हो जाती है और खाना आता है, खाना खाता है वो। बंगले के अंदर ही किचन वगैरह था और स्टाफ था, वो खाना वगैरह बनाते हैं। तो फिर वो उसे एक कमरा दे दिया जाता है कि जाओ उसी में तुम सो, आराम करो। अब वो जाता तो है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो रात भर यही सोचता रहा कि ना जाने कब कोई आए, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, उसके बाद मेरा गुर्दा निकाल ले, उसके बाद मुझे मार मूर के कहीं फेंक दे। मैं घर से वैसे भी भाग कर आया हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद नहीं आती है। सुबह वो 4 बजे बिस्तर छोड़ देता है और फिर फार्म हाउस में घूमने लगता है। यही सोचता है क्या करूं, यहाँ पर रुकूं या चला जाऊं। फिर सोचता है यार चलो देखा जाएगा, जो भी कुछ होता है, और कोई आएगा तो मैं उससे मुकाबला कर लूँगा। तभी जो है जब ये सारे लोग उठते हैं, हरीश कुमार देखते हैं कि वो अपने कमरे में है नहीं। नज़र दौड़ाते हैं तो पार्क में दिखाई देता है, उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि अरे तुम कब उठ गए। बोला कि सर मेरी आदत है गांव में, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। 4 बजे उठ गया, अपना घूम टहल रहा था, आप लोग सोए हुए थे। कहते हैं अच्छी बात है, सुबह उठ जाना चाहिए। और उसके बाद फिर चाय नाश्ता होता है। हरीश कुमार अपने कारोबार पर चले जाते हैं। उनके कई सारे होटल थे जिनको वो देखते थे। तो फिर वो सुनील से कहते हैं कि तुम एक काम करना कि यहीं पर रहना, जो भी ज़रूरत होगी इनको जो है अपनी आंटी समझना, अपनी पत्नी को कहते हैं, और जो भी ये कहेंगी वो तुम काम करते रहना। वो बोला ठीक है साहब, मैं जो है जो कहेंगी वो मैं करूँगा। चले जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा उससे पूछताछ करती हैं और फिर उसके बाद जो सिस्टर थी वो जो रश्मि थी उसका सारा कुछ साफ सूफ करके उसका जो भी करवाना था करवा उरवा के, और उसके बाद फिर वो कहती हैं ठीक है इनको ले जाओ आप लोग पार्क में घुमाओ। एक व्हील चेयर था, वो चूँकि चल फिर पाती नहीं थी, कमज़ोर हो गई थी, हाथ पैर सूज गए थे। गुर्दे की बीमारी बड़ी ख़तरनाक होती है, वो भी जब दोनों गुर्दे फेल हो जाएं। गरीब आदमी तो 1 ही महीने में मर जाता है, अमीर फिर भी कुछ साल जो है डायलिसिस वगैरह पर गुजार लेता है। तो उसे जो है व्हील चेयर पर बिठाकर घुमाना होता था। तो उसी लिए जो है सुनील को वहाँ पर रखा गया था कि कम से कम वो उस पर बिठा देगा और उसके बाद पार्क में जहाँ जहाँ वो कहेगी वहाँ पर वो लेकर चला जाएगा। तो फिर वो व्हील चेयर पर बिठाता है, आगे आगे वो रश्मि को लेकर जाता है और पीछे पीछे उसकी माँ सुमित्रा जो थी वो भी चलती हैं। फिलहाल चलते चलते जो सुमित्रा थी वो थक जाती हैं। वो करीब 3 एकड़ का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस था। कहती हैं कि भैया तुम जो है इसको लेकर जाकर घुमाओ और मैं जो है थोड़ा आराम करती हूँ। वहीं पर झूला लगा था, बेंच लगा था, तमाम चीज़ें थी, लग्जरी सुविधाएं थी। तो एक जगह वो बैठ जाती हैं। वो रश्मि को लेकर जाता है। एक कोने में जो है वहाँ पर कुछ मछलियाँ पाली गई थी, रंग बिरंगी मछलियाँ देखने में काफ़ी सुंदर थी। रश्मि को वो देखना बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ पर जाती है, फिर ठहरते हैं। रश्मि उससे कहती है, उसका नाम वगैरह पूछती है, सारा कुछ बताता है। ये भी पूछती है घर से क्यों आए हो। बोला आ गया पैसे कमाने के लिए, और ऐसे 12वीं में फेल हो गया था तो घर जाने का मन नहीं किया, मैं चला आया, माता पिता परेशान होंगे। वो कहती है कि पता नहीं ना जाने किस जन्मों का ये पाप है कि मुझे ऐसी बीमारी लग गई है, और तुम्हें पता है मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ। सुनील कहता है कि हिम्मत रखो, ऐसा मत कहो, क्या पता आप ठीक भी हो जाओ। वो कहती है कि नहीं, अब मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है मैं क्या बताऊँ आपको क्या करना चाहिए, आप हिम्मत रखो, हौसला रखो और भगवान से दुआ करो ठीक हो जाओ। बोली कि यही तो मैं दिन रात करती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है किसी जन्म के ये पापों की मुझे सज़ा मिली है। कहता है थोड़ा दान पुण्य कर दिया करो। वो कहती है कि वो भी तो मेरी मम्मी करती रहती हैं,
और फिर उसका दिमाग थोड़ा चलता है। वो कहती है कि क्या आपको तुम्हें कुछ पैसे वगैरह चाहिए क्या? कहता नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहती है नहीं अगर चाहिए तो मेरे खाते में बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें जो है भेज देती हूँ, खाता नंबर बता दो तुम्हारे गांव भेज देती हूँ। कहता है नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, फ़िलहाल बस मुझे फ़ोन करना है, अगर मुझे फ़ोन मिल जाए तो मैं अपनी माँ को बता दूँ कि हाँ मैं जो है दिल्ली में हूँ, वो परेशान हो रही होगी। फ़िलहाल उसको फ़ोन भी रखना अलाउ नहीं था। जब वो कहती है ठीक है अभी मम्मी के पास चलूँगी तो बात कर लेना। उसके बाद दोनों बात ही चीत कर रहे थे कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती, उसे उल्टियाँ होने लगती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। उसे देखकर जो सुनील था वो घबरा जाता है। अब उसके व्हील चेयर पर ही हमेशा एक बोतल पानी का रखा होता था। वो जो है उसका मुंह वगैरह धुलाता है, उसे कुल्ला वगैरह कराता है और उसके बाद फिर भागकर उसे लेकर उसकी माँ के पास आता है जहाँ पर वो बैठी हुई थी। माँ जो है वो फटाफट फिर नर्स के पास लेकर जाती हैं, बेड पर लिटा देती हैं, उसका वो उपचार करती हैं। थोड़ी देर में उसको आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर जब सुमित्रा बाहर आती हैं तो फिर सुनील से सारी बातें कहकर रोने लगती हैं कि मेरी बेटी का ऐसे ही पिछले 1 सालों से ऐसे चल रहा है, क्या बताएं। अब बहुत निराश थी, बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। अपनी औलाद के लिए कौन नहीं परेशान होता है। हालांकि उनके 2 बेटे भी थे और बेटों ने जो है अपना किडनी जो है वो देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। कहीं ना कहीं पत्नियों का भी उसमें हाथ था, क्यों दोगे अपनी बहन को। साथ में जो माता पिता थे अब वो बूढ़े हो चुके थे, उनका तो लग नहीं सकता था। इसीलिए वो बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी जो है उनके सामने मर जाएगी। बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा था, बड़े घर की थी ही। तो फिर अब जो सुनील का काम था वो वही था कि जो वो कहें वही उसको करना था। शाम को सेठ जी आते हैं, हरीश कुमार आते हैं, तो फिर जो है सुमित्रा रोने लगती है, सारी बातें बताती हैं। फिर उसके बाद वो जाते अपनी बेटी से बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं। वो रात बीतती है, फिर सुबह उठकर वो अपने कारोबार पर चले जाते हैं। और फिर सुनील का वही काम था कि उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर इधर उधर घुमाता रहता था। वो उससे बहुत बात करती थी, लेकिन वो कहता था कि मुझे मना किया गया है आपसे ज़्यादा बात करने के लिए, आप मुझसे बातें मत करो। वो कहती है क्यों ना करूं, अब मर जाऊं तो फिर बात भी ना करूं, फ़ायदा क्या है इस तरीके से, मरना तो है ही है। वो मानती नहीं, उसे एक ना एक बात उससे पूछती रहती थी कि क्या तुमने कभी प्यार किया है या कोई तुम्हारी दोस्ती है किसी से। सारी बातें उससे खोद खोद कर पूछती थी। वो भी थोड़ा बहुत बता देता था, बाकी चुप रहता था। कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा को कभी किसी से कोई अफेयर नहीं था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त बीत जाता है। इस 1 महीने में वो 15-20 हज़ार रुपये अपने घर पर भी भेज देता है। अपनी माँ से 2-4 बार बात भी कर लेता है कि मम्मी चिंता मत करो, मैं जो है अच्छे जगह पर हूँ और काम जो है मैं कर रहा हूँ। उसे ये भी विश्वास हो गया कि ये लोग धोखा करने वाले नहीं हैं, उसका जीवन जो है वो सुरक्षित है और यहाँ पर सिर्फ उसे काम के लिए रखा गया है। क्योंकि कई अस्पतालों में उसके गुर्दे के लिए बात चल रही थी, लेकिन बस ये दुर्भाग्य था कि कहीं से मिल नहीं रहा था। तो उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी जो है रश्मि से बहुत दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे के दिल का हाल, फिर कॉलेज की बातें जो कि रश्मि ने पढ़ाई की थी और तमाम उसके सपने थे कि उसे दुनिया देखना था, सारा कुछ बात करती। लेकिन लास्ट में एक ही बात कहकर रोने लगती थी कि क्या फ़ायदा, मैं तो मरने वाली हूँ, बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, काश कोई मेरी ज़िंदगी बचा लेता। और वो जो है सुनील से ये बातें कहकर रोती, कभी कभी उसका हाथ थाम लेती कि क्या मैंने कौन सा पाप किया है और काश कोई बता दे कि आखिर मुझे किस जन्मों की सज़ा मिल रही है। अब सुनील जो था दोस्तों उसे दया आ जाता है रश्मि के ऊपर, क्योंकि उसके सपने काफ़ी बड़े थे। वो नहीं चाहता था, जिस तरीके से वो बोलती थी, उससे बात करती थी, वो भी रो देता था कभी कभी। फिर एक दिन कहता है कि ऐसा है कि आप मेरा जो है एक किडनी ले लो, आप लगवा लो। जब वो सुनती है तो हैरान हो जाती है, उसके आंखों में देखती है, कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो। कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और आपके जो सपने हैं काफ़ी बड़े हैं और आपके पास पैसे भी हैं कि आप उन सपनों को पूरा कर भी सको, इसीलिए आपको जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है।
आपके माता पिता भी आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। आपके सामने वो अपनी परेशानी नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो कितने दुख में रहते हैं। तो इसीलिए जो है आप मेरा एक गुर्दा ले लो, आप ठीक हो जाओ। वो दोस्तों उसके बाद फिर ये बात अपने पिताजी को बताती है। जब उसके पिताजी सुनते हैं तो फिर सुनील को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, बेटा जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन अपने माता पिता से पूछ लो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मालिक हैं, उनसे पूछ लो। वो कहता है कि अंकल अगर मैं अपने माता पिता से पूछूंगा तो वो कभी इस बात पे राज़ी नहीं होंगे कि मैं एक किडनी अपना दान कर दूं, क्योंकि गांव में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे माता पिता हैं कि अगर 1 यूनिट किसी को खून की भी ज़रूरत पड़ गई तो अपने बेटों से नहीं निकलवाने देते हैं, चाहे उनके खुद की ही जान चली जाए, लेकिन बेटे को मना कर देंगे कि मैं भले ही मर जाऊं, तू अपना खून मत देना मुझे। तो इस तरीके से गांव के माँ बाप होते हैं। अगर मैं उनसे कहूँगा तो वो मानेंगे नहीं, और चाहे आप मेरे लिए कुछ भी कर दे वो नहीं मानेंगे। वो कहते हैं, बेटा लेकिन फिर भी कल को जो है मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे, मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूं, तो इन सब चीज़ों से, जैसे मेरी बेटी की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है वैसे तुम्हारी भी है, तुम भी अपने माँ बाप के इकलौते लड़के हो। वो कहता है कि सेठ जी मैंने सब कुछ एकदम निर्णय ले लिया है सोच समझ कर, और मैं जो है आपकी बेटी को मरने नहीं देना चाहता। आप मेरा एक गुर्दा ले लीजिए, कम से कम मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो जानता ही हूँ कि आदमी एक गुर्दे पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अब दोस्तों वो राज़ी हो जाता है। अब हरीश कुमार ये जानते हुए भी कि इसके माँ बाप की सहमति ना लेना गलत है, लेकिन फिर भी जो है वो इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। उन दोनों का जो भी मैच करना था सौभाग्य से मैच हो जाता है, और उसके बाद फिर दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, और फिर गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। एक किडनी निकाल कर सुनील का वो रश्मि को लगा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में ये लोग काफ़ी दिन तक गुजारते हैं, और ये अच्छी बात होती है कि उसका जो शरीर था, रश्मि का बॉडी जो था, वो उसके गुर्दे को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे जो है वो सामान्य होने लगती है, नॉर्मल होने लगती है, और धीरे धीरे दोस्तों 2 सालों का वक्त बीत जाता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, सामान्य हो जाती है। इधर जो सुनील था उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि जो सुविधाएं, जो कुछ चीज़ें रश्मि के लिए उपलब्ध थी, वही सारी सुविधाएं सुनील के लिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि जो हरीश कुमार थे वो अपनी बेटी में और सुनील में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, बल्कि उसका वो शुक्रगुजार थे, उसका एहसानमंद थे कि उसने जो है उनकी बेटी की जान बचाई थी। फिलहाल जब 2 सालों का वक्त बीत गया, दोनों एक ही साथ रहते और खाते पीते, दोनों का एक ही तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा था। हालांकि सुनील का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो रश्मि के ही आसपास रहता था। और इन 2 सालों में इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती तो हो ही चुकी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं। और फिर जब 2 सालों का वक्त बीत गया, इस बीच में हर महीने वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए अपने घर पे भेजता था। थोड़ा बहुत काम भी करता था, जो भी काम होता था। तो उसके घर की भी हालत ठीक हो गई थी, माता पिता उसके वहाँ पर घर बनवा लिए थे। लोग सोचते थे यार वो क्या काम करता है, कभी उसके फ़ोन पर फ़ोन करते भाई तू कहाँ है, क्या काम करता है, ज़रा हमको भी वो काम दिलवा दे, लेकिन वो किसी को बताता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। अब दोस्तों जब 2 सालों का वक्त बीत गया तो सुनील के माता पिता को सुनील की बहुत याद आती है, उसे भी अपने गाँव घर की याद आती है। वो लोग कहते हैं कि बेटा आ जा, कम से कम एक बार तेरी शक्ल देख लें, पैसा ही सब कुछ नहीं है, और घर पे सब कुछ पूरा हो चुका है, घर वगैरह बन चुका है, अब आ जा घर पे। दोस्तों 2 सालों के बाद वो आखिरकार अपने घर के लिए निकलता है। रश्मि और जो हरीश कुमार होते हैं, सुमित्रा होती हैं, ये तीनों लोग स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। रश्मि उसे गले लगाकर, उसे लिपट कर उसे विदा करती है। कहती है कि देखो गांव में जाना तो कहीं प्यार मत कर लेना। तो कहता है क्यों? कहती है इसलिए कि तुम अगर कहीं प्यार कर लोगे तो यहाँ पर आओगे नहीं। कहता है क्या हुआ, मैं उसको भी लेकर आ जाऊँगा। वो कहती है कि उसको लेकर आओगे तो मैं उसको भगा दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। अब दोस्तों ये उसके दिल में
सुनील बच चुका था, शायद इसीलिए वो सुनील से ऐसी बातें कर रही थी। सुनील कहता है ठीक है मैं जल्दी आऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो गांव चला जाता है। जब गांव जाता है तो अब वो सारे लोग आकर पूछते हैं यार कहाँ पर था, कहाँ पर इतना पैसे कमा रहा था, लेकिन किसी से वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन अब उसकी माँ को जो है, क्योंकि वो कपड़े हमेशा फुल पहनता था, अपने उस ऑपरेशन के दाग को छुपाने की कोशिश करता था कि कहीं उसकी माँ ना देख ले, उसके घर वाले ना देख लें, किसी को पता ना चल जाए। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे डाउट हो जाता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन जब सुनील सोया था तो दोस्तों फिर वो उसका टी शर्ट हटाकर और उसका जब पेट देखती हैं तो दोस्तों उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो अपने पति से कहती हैं इधर आओ, देखो क्या हो गया, ये क्या कर लिया है इसने, क्या हुआ इसके साथ। दोस्तों उसे जगाते हैं और फिर जब उससे सारी बात पूछते हैं तो वो सारी बात बता देता है। अब उसके माता पिता भड़क जाते हैं। वो दोस्तों कहते हैं कि हम पुलिस में जा रहे हैं, कंप्लेन करेंगे, कैसे उन्होंने बिना बताए मेरे और तुम्हारा गुर्दा ले लिया, अपनी बेटी में लगवा दिया। वो कहता है, लाख मना करता है लेकिन वो मानते नहीं। कहता है कि ऐसा है, मम्मी पापा से अपने कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं सुरक्षित रहूँगा, मैं भी नॉर्मल ही ज़िंदगी जीऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, एक गुर्दे पर भी इंसान रह सकता। लेकिन दोस्तों वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोई माता पिता होता तो नहीं मानता। फिलहाल वो कहता है ठीक है तुम दिल्ली ही चलो और उन्हीं लोगों से बात कर लो, और जो डॉक्टर है उनसे बात कर लो, उनसे समझ लो। वो लोग दोस्तों कहते हैं ठीक है। अब पूरे गांव में शोर हो जाता है कि अरे सुनील तो अपना गुर्दा बेच कर आया है, इसीलिए इतना पैसे कमा रहा था। अब उसकी एक हिसाब से बदनामी भी होती है। फिलहाल वो माता पिता और सुनील जो है दिल्ली निकलते हैं और दिल्ली जाते हैं फार्म हाउस पर, जहाँ पर उस समय सिर्फ रश्मि थी और सिस्टर की ज़रूरत थी नहीं, स्टाफ थे, क्योंकि अभी भी वो पॉल्यूशन से दूर ही रह रही थी, उसे 4-6 महीने और दूर रहना था, इसीलिए वो दिल्ली में नहीं रह रही थी। जब वो वहाँ पर जाता है और जैसे ही सुनील को रश्मि देखती है तो दौड़ कर आती है, उसे गले लिपट जाती है, कहती है कि तुम्हारे बिना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और 1 महीने बाद तुम आए हो, ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हें कहाँ देख लूँ। इस बीच में हालांकि वो दोनों बात करते थे, लेकिन सुनील कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ। अब रश्मि से अपनी समस्या बताता है कि मेरे माता पिता भी आए हैं, ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। वो दोस्तों फिर हरीश कुमार को, अपनी माँ को फ़ोन करती है। वो लोग भाग कर आते हैं कि सुनील के माता पिता आए हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो आते हैं, दोनों पति पत्नी सुनील के माता पिता के पैरों पर गिर जाते हैं, उनका पैर पकड़कर रोने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान बचाई, आप जो भी सज़ा हमको देना हो आप दे दीजिए, हमें मंजूर है, क्योंकि मैं भी मजबूर था, मैंने जो भी कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। अब दोस्तों उसके माता पिता पहले से वो घर, वो बंगला, वो फार्म हाउस देखकर घबराए हुए थे कि कैसे उन लोगों से बात करेंगे। और जब वो उनके पैरों पर खुद गिरकर रो रहे थे और उनका पैर पकड़कर, तो दोस्तों अब वो लोग भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनका भी दिल भर आता है। वो फिलहाल उनको सहारा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसे मेरा बेटा वैसे आपकी बेटी, लेकिन एक बार ये लाख कह रहा था, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। अब गांव में शोर हो गया है कि इसका एक जो है किडनी वो निकाला जा चुका है, कौन इससे शादी करेगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग नहीं जानते, भले ही डॉक्टर कह रहे हैं ये ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इसकी शादी ही नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अब रश्मि जो थी वो कहती है क्यों नहीं होगी शादी, और मैं करूँगी शादी। दोस्तों जब उसकी ये बात सुनते तो सारे लोग अवाक रह जाते हैं। फिलहाल रश्मि आती है, सुनील के बगल में खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मैं शादी करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो रश्मि के माता पिता थे वो भी अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। सुनील के माता पिता भी इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों 2022 में रश्मि और सुनील की धूमधाम से शादी होती है। दोनों तरफ के रिश्तेदार शामिल होते हैं और जो भी ऊंच नीच का भेदभाव था दोस्तों, इंसानियत के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी कि कोई भेदभाव रहे। दोस्तों फिर उसके बाद शादी हुई। आज 2025 चल रहा है। रश्मि और सुनील बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और दोनों ही होटल मैनेजमेंट का
जो है वो सब कुछ देखभाल कर रहे हैं और आज दोस्तों ये बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छी लगी या नहीं लगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।